हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फर्स्ट फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज शाम 8 बजे वाला वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। थोड़ा सा 1-2 दिन से सुबह वाला वीडियो मैं नहीं दे पा रहा हूं, कुछ टेक्निकल इशू हो गया है। ठीक है, तो मैं शाम वाला भी कंटिन्यू रख रहा हूँ। जिम ही थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो सुबह वाले का भी वीकली करके या डेली के बेस पे जैसे होगा वैसे कर पाऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज बजट ख़त्म कर चुके हैं और आज हम लोग नया टॉपिक देख रहे हैं कि बजट में तो हम लोग बात किए थे कि सरकार की जो सोर्स ऑफ इनकम है मेनली कर है, यानी मुख्य रूप से कर से जो पैसा आता है उसी को सरकार क्या करती है, हम लोग के ऊपर तरह तरह की योजनाओं में खर्च करती है या इंटरेस्ट वगैरह से जो पैसा आता है उसको खर्च करती है। तो मैक्सिमम जो सोर्स ऑफ इनकम का यानी कि ज़्यादा मेजोरिटी किसकी है, तो टैक्सेस की है, यानी कर से है। तो कर हम लोग पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होइएगा इकोनॉमिक्स वगैरह में या बीकॉम वगैरह में, कर 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स यानी कि एक प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी कि कहा जाए तो प्रत्यक्ष कर वैसा कर होता है जो कि जिस पे लगे उसको वियर करना होता है, ठीक है, और अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो वस्तु और सेवाओं पे लगता है जो घुमा फिरा के आपको वियर करना होता है। ठीक है, तो कहा गया कि प्रत्यक्ष कर और एक अप्रत्यक्ष कर 2 कर होते हैं। तो हल्ला हुआ कि सभी एक देश एक कर, जीएसटी लागू होगा, जीएसटी होगा तो एक देश एक कर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अपने मन से इस भ्रम को निकाल दीजिएगा कि जीएसटी आ जाने से आपको सभी कर एक ही हो गए। नहीं, डायरेक्ट टैक्स जो लगता था वो डायरेक्ट ही लगेगा, बट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको मिला के एक टैक्स कर दिया गया। ठीक है, तो उसी में हम लोग बात करने वाले हैं कि सभी इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के एक टैक्स किया गया, जिसको हम लोग नाम क्या दिए, जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यह जो है टॉपिक जो है अब आजकल नए सिलेबस में 11th वगैरह में भी जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, जीएसटी की। बहुत लोग बात करते हैं कि जीएसटी लाया गया तो यह समझ में नहीं आता है। ठीक है, जीएसटी समझ में नहीं आता है तो आज के बाद से आपको समझने की दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी की। तो सबसे पहले हम लोग जीएसटी में बात करेंगे उसके एस्थेटिक्स फैक्ट्स की जो ज़्यादातर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद उस टॉपिक को तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन बिना समझाए ये आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बच्चे को मैं देख रहा हूँ कि इसे बोर्ड पे लिख के पढ़ा देता हूँ तो पहले ही क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो वैसा नहीं करना है। आइए हम लोग बात करते हैं कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड एंड सर्विसेज मत कहिएगा, गुड एंड सर्विस मत कहिएगा। ठीक है, गुड्स एवं सर्विसेज यानी कि वस्तु और सेवाएं। ठीक है, तो ये कर क्या लगता है, एक वस्तु पे लगता है और दूसरा क्या लगता है, सेवा पे लगता है। यानी दोनों को एक साथ मिला के क्या किया गया है, जीएसटी किया गया। यानी कहने का मतलब कि इस मार्कर पे जो टैक्स लगा होगा, इस माइक पे जो टैक्स लगा होगा या इस शर्ट पे जो टैक्स लगा होगा वो क्या हो गया, गुड्स पे टैक्स लगा। और मैं पढ़ा रहा हूँ या मेडिकल फैसिलिटीज़ है या बैंकिंग फैसिलिटीज़ है या क्या कहते हैं बार्बर शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, इस सब क्या है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, तो इन पे भी टैक्स लगता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्विसेज। तो दोनों को क्या किया गया, इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो चलिए लोग बात करते हैं। पहले आते हैं इंडिया में। चलिए पहले इंडिया से पहले विश्व में बात कर लेते हैं। जब बात आती है कि जीएसटी क्या भारत में ही पहले शुरू हुआ, नहीं। ठीक है, 150 से ज़्यादा यानी 150 प्लस में 155 या 156 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे जीएसटी लागू हो चुका था। ठीक है, तो रेलवे वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि विश्व में प्रथम जीएसटी लगाने वाला देश कौन सा है, तो फ्रांस है। विश्व में जीएसटी लगाने वाला प्रथम देश कौन सा है, फ्रांस है। और यह कब लगाया था, 1854 में। बजट भी पहली बार 1803 ईस्वी में कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। बात करते हैं कि इसका मॉडल जो है अपने यहाँ जो लागू है, इसका मॉडल कनाडा बेस है। और कनाडा में दूसरा ऐसा देश है कनाडा जहाँ पे जीएसटी
लागू हुआ था 1980 में। तो विश्व में पहला जीएसटी कहाँ लागू हुआ? फ्रांस में। कब? 1954 में। अब विश्व में दूसरा कहाँ लागू हुआ? कनाडा में। कनाडा में कब लगा? 1980 में। और कनाडा का ही जो जीएसटी का मॉडल है वो भारत में लागू है। ठीक, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के जीएसटी मॉडल किस देश पे आधारित है? तो आपको याद रखना है कनाडा पे। अब बात करते हैं कि चलते हैं कि अब यहाँ से दो लाइन के बाद हम लोग आ जाते हैं फिर अपने यहाँ पे। अब बात आएगी आपके मन में कि कौन सी समिति रिकमेंड की थी इसको लाने के लिए। ठीक है, तो उस बात को पहले समझिएगा। तो इस समिति का नाम था विजय केलकर समिति और यह गठित की गई थी 2002 में। किसके शासनकाल में? अटल जी के शासनकाल में, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में। ठीक है, लेकिन कांग्रेस के विरोध होने के बावजूद ये क्या हुआ? पारित नहीं हो पाया। ठीक है, विरोध होने के बावजूद यह पारित नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यह बिल जो था स्थगित हो गया। अब बात करते हैं कि यह 2005 में इन्होंने रिपोर्ट दिया था कि हाँ जीएसटी जो है क्या है? एक सही चीज़ है, यानी कि जितने भी भारत में इनडायरेक्ट टैक्सेस है सबको मिला के एक कर देना चाहिए। यानी कि दिल्ली में कुछ और टैक्स लगता है, बिहार में कुछ और लगता है। ठीक है, तो इसको मिला के क्या करना है? एक करने की बात शुरू हो गई थी कब से? 2002 से ही। ठीक है, इसके पहले भी शुरू हुई थी तो हम लोग को उतनी डिटेल में नहीं जानी है। राजीव गांधी की सरकार से ही शुरू हुई थी, तो उसको वैट, मोड वैट, सी वैट सब इस तरह से करते करते लाया गया, लेकिन जीएसटी की शुरुआत यहीं से हो चुकी थी। ठीक है, लेकिन भारत में अंतुगतवा कब लागू हुआ? तो लागू हुआ भारत में कब बाबू? 1 जुलाई 2017 को। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 2017 को। शुरुआत कब हुई थी? 2002 से ही इसकी चर्चा चल रही थी। ठीक है, 2002 में शुरुआत हुई, इसकी चर्चा शुरू हुई। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस प्रधानमंत्री के समय जीएसटी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में? तो आपको याद रखना है कि कौन थे भाई? अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस के समय भी 10 से 11 में इसको लाने की बात हुई, लेकिन मोदी जी उस समय क्या थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इतनी ज़्यादा विरोध जताई और सभी बीजेपी वाले जितने एनडीए है सभी ने विरोध जताई और उस बिल को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। ठीक है, यानी कि पहले एनडीए लाई तो उसको यूपीए ने दबा दिया, फिर 10 और 11-12 में यूपीए लाने की कोशिश की। ठीक है, तो एनडीए ने दबा दिया, यानी कि हम नहीं ला पाए तो आप भी नहीं ला पाइएगा। तो ये अलग ही बात है। तो इसके लिए क्या हुआ? तो आगे चल के ठीक है 17 को पारित हो गया। तो उस विरोध के बाद जब 14 में पूर्ण बहुमत से जब एनडीए गवर्नमेंट की सरकार बनी तो इन्होंने क्या किया कि उसी समय फिर बिल लाए। और वो बिल क्या था? तो बिल था 122वां। ध्यान समझिएगा, 122वां बिल था, लेकिन संविधान में संशोधन हुआ। जो संशोधन नंबर कितना था? 101 था। यह बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे बिल, बहुत सारी गवर्नमेंट, जितने सारे प्रधानमंत्री हुए या जितने ही वित्त मंत्री हुए, तो तरह तरह के बिल आते रहते हैं। कुछ होता है जो पारित हो पाता है और कुछ होता है जो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के बिल लाने में यानी कि बिल कितने नंबर का है? 122वां बिल है। यानी कि इससे पहले 121 को बिल आ चुका था और यह जीएसटी बिल जो था 122वां बिल था जो कि पारित हुआ। और संशोधन होने वाला में नंबर अगर देखा जाए तो वो 101वां संशोधन था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीएसटी को लाने के लिए कौन सा कितने नंबर का संविधान संशोधन हुआ? तो 101 नंबर का। ठीक है, 101 नंबर का। और कौन सा बिल लाया गया था? कितने नंबर का वो बिल था? तो बिल था 122 नंबर का। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इसके लिए। तो इसका जो रेट है, ठीक है, इसका रेट है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। 1, 2, 3, 4, 5 इसके रेट हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएसटी में रेट स्लैब यानी जो उसका दर है वो कितने प्रकार का है? तो 5 प्रकार का है। ठीक है, अब देखिए, अब कहा गया कि भाई एक देश एक कर आएगा तो 5 तरह की टैक्स लाने की क्या ज़रूरत थी? एक ही कोई टैक्स लगा देते, 18%, 20%, 25%, 28%। लेकिन ये भी क्यों बेईमानी होता? ठीक है, इसको हम लोग बाद में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए अब बात करते हैं कि इसको देख रेख कौन करेगा।
तो इसके लिए एक अलग से जीएसटी काउंसिल बनाई गई और उसके लिए संविधान संशोधन क्या हुआ, तो जीएसटी काउंसिल के लिए संविधान संशोधन हुआ किस अनुच्छेद में, तो 279A में। समझिएगा बात को, 279A में क्या हुआ, संविधान संशोधन हुआ, अनुच्छेद किसमें, 279A में। ठीक है, तो अब आप लोगों को बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, जीएसटी काउंसिल बनाया गया जिसमें 33 सदस्य होंगे। कौन कौन होंगे भाई, 33 सदस्य इसमें होंगे, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, तो अभी कौन होंगे, निर्मला सीतारमण। उसका उपाध्यक्ष कौन होंगे, राज्य वित्त मंत्री। ठीक है, एक स्टेट मिनिस्टर होता है ना वहाँ पे। ठीक है, कैबिनेट, स्टेट और क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट, जिसको स्वतंत्र कहा जाता है, स्वतंत्र प्रभार। ठीक है, तो एक वो होंगे, एक हो गया फाइनेंस, यहाँ लिखा हुआ है वित्त मंत्री, राज्य वित्त मंत्री, 2 आदमी हो गए, और राज्यों के वित्त मंत्री। ठीक है, तो राज्यों के वित्त मंत्री कितने हो जाएंगे, 28 को। ठीक है, 28, एक 29, एक 30। अब देखिए 30। अब यहाँ से हमारे 3 ऐसे यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, जहाँ पे क्या है, विधानसभा है। ठीक है, पुदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो अब यहाँ से इन तीनों, जहाँ पे 3 विधायिका वाले हमारे यूटी हैं, वहाँ से 3 आदमी आ जाएंगे, यानी 28, 3, 31 और 2, 33। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीएसटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, तो आपको याद रखना है 33। अब बात करते हैं कि अब यह तो 17 में पारित हो गया, तो इससे पहले क्या हुआ, तो यह जो है राष्ट्रपति द्वारा 8 सितंबर 2016 को उस पर हस्ताक्षर किया गया था। यह बिल तो 14 में पारित, 15 में पारित हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली, 8 सितंबर 2016 को। इस समय हमारे कौन राष्ट्रपति थे, प्रणब मुखर्जी साहब राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये हो गया 16 में क्या मिली, 8 सितंबर 2016 को इसकी अनुमति मिली, और 1 जुलाई 2017 से यह लागू हुआ, होने वाला था 1 अप्रैल से, फिर किसी कारणवश बढ़ा दिया गया। तो अब देखिए, अब बात करते हैं, ये चीज़ भी बचा के रखिएगा। ठीक है, चलिए, हाँ, अब बात करते हैं कि जीएसटी जो बना तो वो कितने तरह के करों को मिला के बना, कितने तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिला के एक किया गया, जिसको कहा जाता है एक देश एक कर। तो 117 कर है, 17 तरह के कर को मिला के, 17 तरह के इनडायरेक्ट कर को मिला के, इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के, अप्रत्यक्ष कर को मिला के बनाया गया जीएसटी। तो याद रखिएगा, 17 तरह का कर मिलाया गया, 17 तरह के अप्रत्यक्ष कर मिलाए गए, और 17 में ही लागू हुआ। याद रखिएगा, 17 में लागू हुआ और 17 तरह के कर को मिलाया गया। ठीक है, यानी 17 तरह के कर खत्म हो गए। अब बात करते हैं, तो 17 तरह का कर जो हो गया, तो अब बात करते हैं कि ये खत्म हो गया। चलिए, ये भी पॉइंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं जीएसटी नंबर। आप लोग सुनते होइएगा कि जीएसटी नंबर चाहिए, जीएसटी नंबर लेना है या बिजनेस वगैरह के लिए। तो अब बात करते हैं कि जीएसटी नंबर जो होता है आपका 15 अंक का होता है। कितना अंक का होता है बाबू, 15 अंक का होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी नंबर कितने अंक का होता है बाबू, तो 15 अंक का होता है। आपको याद रखना है, 15 अंक का होता है, जिसमें पहले 2 डिजिट जो है आपके स्टेट को इंडिकेट करते हैं। जैसे 22 मैंने लिख रखा है, किसी स्टेट का कोड हो सकता है। ठीक है, यहाँ से जो है, जो ये नंबर होता है आगे का 10 नंबर, ठीक है, ये आपका पैन नंबर होता है। ठीक है, यानी आपके नाम का हो, आपके नाम पे जीएसटी हो, यानी प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर वगैरह है या टीचर वगैरह है, या आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई संस्था है, उसके नाम से भी जीएसटी इशू होता है, जीएसटी नंबर होता है। ठीक है, तो उसका पैन नंबर होगा, तो ये पैन नंबर हो गया। ठीक है, आगे का जो 3 डिजिट होता है यही जीएसटी नंबर होता है, खासकर जो जीएसटीएन द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है, जीएसटीएन द्वारा जारी किया जाता है, यानी जीएसटी नेटवर्क द्वारा यह जारी किया जाता है। अब बात करते हैं कि एक क्वेश्चन मैंने यहाँ छोड़ रखा था, आई बात समझ में, IGST 269। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जीएसटी तो बांट दिए, तो यह होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसके लिए बनाया गया 269A, आर्टिकल 269 में संशोधन।
संशोधन किया गया। चलिए, तो हम लोग इसको मैं मिटाता हूँ और आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। जीएसटी नेटवर्क क्या प्रोवाइड करता है? जीएसटी नंबर, जो कि कितने अंक का होता है? 15 अंक का होता है। जीएसटी में कितने तरह का शामिल किए गए? 17 तरह के अप्रत्यक्ष कर शामिल किए गए। जीएसटी काउंसिल जो बना, जिसमें 33 मेंबर होते हैं, जो सारा जीएसटी के नेटवर्क को या जितने भी प्रोसेस होंगे उनको कंट्रोल करते हैं। इसके लिए संविधान में कौन सा संशोधन हुआ था? कितने नंबर में? तो 279 नंबर में संशोधन हुआ था। ठीक है, जीएसटी लाने के लिए 266, 268 और 273 कुछ करके है, उसमें संशोधन हुआ था। आगे मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, और जीएसटी आईजीएसटी के लिए कौन सा हुआ? 269A में। ठीक है, काउंसिल बड़ा होता है तो आपको याद रखना है कि ये आर्टिकल भी बड़ा है। ठीक है, राष्ट्रपति ने कब साइन किया था? तो 8 सितंबर 2016 को। कहाँ से मॉडल पे आधारित है? कनाडा के मॉडल पे आधारित है। कनाडा में कब लागू हुआ था? 1980 में। विश्व में प्रथम किसने लागू किया? फ्रांस ने। कब लागू हुआ था? 1954 में। किस समिति के रिकमेंडेशन पे आया था? विजय केलकर समिति। ठीक है, भारत में कब लागू हुआ? तो आपको याद रखना है कि 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन था? तो 101वां संविधान संशोधन था और 122वां बिल था। ठीक है, 122वां बिल था। ठीक है, रेट कितने तरह के हैं? 5 तरह के। कौन कौन? 0%, 5%, 12%, 18% और क्या करते हैं? 28%। इसको हम लोग बात करते हैं अभी कि क्यों इस तरह से लाया गया। जब कहा गया कि जीएसटी नेटवर्क, जीएसटी जो है एक देश एक कर है, एक तरह का कर लगेगा, तो इसको फिर 5 तरह का कर लगाने के पीछे कारण क्या है? तो हम लोग अब बात करेंगे टाइप ऑफ जीएसटी की। ठीक है, टाइप ऑफ जीएसटी की, यानी कि जीएसटी के कितने टाइप होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि कहा गया एक देश एक कर, तो क्या इसके टाइप होने जरूरी है? नहीं जरूरी है, बट टाइप भी इसका होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी के टाइप। ठीक है, खासकर आप लोग को जितने भी बुक्स वगैरह पढ़े होइएगा, मैक्सिमम में 3 ही जीएसटी के टाइप पढ़ाया गया है, बताया गया है। बट थोड़ा सा अगर नेट पे सर्च वगैरह कीजिएगा तो इसके 4 टाइप बताए जाते हैं। क्या क्या? एक हो गया CGST। ठीक है, एक हो गया SGST, एक हो गया UGST। यही नहीं जल्दी मिलता है किसी में। ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहाँ हो गया IGST। आई बात समझ में? टाइप ऑफ जीएसटी कितने हो गए बाबू? 4 तरह के पाए गए। समझिएगा, बहुत सारे बुक्स में आप 3 तरह का जीएसटी को आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये अलग है, लेकिन ये भी आगे क्लियर हो जाएगा आप लोग को कि क्या है। तो अब बात करते हैं कि CGST जो है यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी है। ठीक है, यानी कि वैसा जीएसटी या वैसा कर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बनने। ठीक है, तो यह हो गया सेंट्रल जीएसटी, ये हो गया स्टेट जीएसटी, ये हो गया यूटी जीएसटी। ठीक है, यानी कि यूटी जीएसटी, और ये हो गया इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब देखिए, अब आपको जो है यहाँ पे क्या हो देना है? सेल्स पे ही जीएसटी लगता है। तो सेल्स पे जैसे पहले आप लोग सेल्स टैक्स देते थे, वैट देते थे, तो वह स्टेट वाइज अलग अलग होता था। अब वह जो होता था, क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए 100 रुपया का सामान कोई बिका कहाँ से? महाराष्ट्र से। ठीक है, वह आया यूपी में, तो उस पर लग गया, मान लेते हैं कि 15% का टैक्स, सेल टैक्स, और यह हो गया यहाँ पे 115। अब इसने भेजा कोलकाता को। ठीक है, यहाँ से भेज दिया गया वेस्ट बंगाल। अब इस पे फिर 15% इसने चार्ज किया, तो अब ये कितना का हो जाएगा? तो मान लेते हैं कि 11.5 और 6, मैं मान लेता हूँ आप लोग को 11 और 6 17, लगभग 132। ठीक है, लगभग मैं मान के बना रहा हूँ, इतना परसेंटेज मत मिलाइएगा इसका। ठीक है, और महाराष्ट्र से चला कितना में? 100 में, और वेस्ट बंगाल पहुँचते पहुँचते कितना हो गया? 132 रुपये का सामान हो गया।
यानी कि सेल टैक्स क्या था, हर स्टेट को पार करता था तो वहाँ पे अलग अलग तरह के लग जाते थे कि हमने इतना में खरीदा था तो मैं इसके बाद अपना टैक्स जोड़ूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, मैं आगे सेल करूंगा। ठीक है, तो इसी को कम करने के लिए क्या किया गया, लाया गया। तो अब देखिए, अब महाराष्ट्र में बनेगा, बात समझिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में मान लेते हैं बनेगा, ठीक है, और महाराष्ट्र में ही इसका क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में बना और महाराष्ट्र में ही इसका कंज्यूम हो जाएगा, तब भी वहाँ क्या लग देना होगा, 2 GST देना होगा। ये 2 GST आपको अलग अलग नहीं देना होगा, आपको एक ही साथ देना होगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कोई वस्तु पे 18% है। ठीक है, महाराष्ट्र में मान लेते हैं कि हाँ, यहाँ देखिए समझ लिए, अच्छे से इसको समझ लीजिए। महाराष्ट्र में बना एक पेन, ठीक है, इस पे लगा कितना, 18% GST लगा, और यह पेन जो है कहाँ हुआ, महाराष्ट्र में ही इसका यूज हो गया, यानी कि महाराष्ट्र में बना और महाराष्ट्र में ही बिक गया, या बिहार में बना बिहार में ही बिक गया। ठीक है, तो महाराष्ट्र की जगह आप बिहार भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब देखिए बिहार में बना एक पेन, और पेन क्या हुआ, बिहार में ही बिक गया, बिहार में ही उसका कंज्यूम हो गया, वो उसका उपभोग कर लिया गया। तो इस पे लगा कितना, 18% GST लगा। कितना लगा, 18% GST। तो पेन कंपनी को क्या देना है, 18% ही देना है, और यह कस्टमर द्वारा देना है। ठीक है, इसमें अब क्या करेंगे, 9% स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा और 9% सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगा। ये आपको करना नहीं है, ये अपने आप वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अलग से इनको देना है या अलग से इनको देना है, 18% आप इकट्ठे दे दीजिए, बात खत्म। ठीक है, तो सेंट्रल का जो हिस्सा गया वो CGST, स्टेट का जो हिस्सा आया वो SGST। अब बात करते हैं ये UT GST। ठीक है, तो UT GST में सेम कंडीशन है। मान लीजिए कि मैं यहाँ लिखता हूँ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, और दिल्ली में मान लेता हूँ दिल्ली में वीवो का मोबाइल बना, आया समझ में, या कोई भी कंपनी का मोबाइल बना, तो दिल्ली में बना और दिल्ली में ही क्या हुआ, बिक गया, दिल्ली में ही उसका यूज हो गया, तो यहाँ क्या लगेगा, UT GST, यानी कि दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, और यहाँ पे फिर मान लेते हैं कि वीवो पे चाहे मोबाइल पर 18% है, चाहे 28% है। ठीक है, तो यहाँ बांटना नहीं है। अब यहाँ से ये चला जाएगा 14% इनको और 14% इनको। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जिस स्टेट में भी बनेगा और उसी स्टेट में अगर बिक गया तो उस पर जो टैक्स लगेगा वहाँ से उस टैक्स के क्या होंगे, 2 पार्ट होंगे। क्या, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा जाएगा और एक स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा रह जाएगा। ठीक है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा जाएगा और एक स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा रह जाएगा, एक UT का हिस्सा होगा और एक सेंट्रल का हिस्सा होगा। ठीक है, क्योंकि सभी स्टेट्स क्या है, सेंट्रल में ही आते हैं, यानी कि सभी क्या है, भारत के ही पार्ट है। ठीक है, तो आप कमा लीजिएगा, केंद्र सरकार को नहीं कमाइएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये लागू होता है। अब बात करते हैं, सबसे ज़्यादा नाटक होता है यहाँ पे IGST में। IGST में क्या होता है कि यहाँ पे अब कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ दिल्ली में बना, ठीक है, दिल्ली में बना और उसका बिक्री जो है, उसका जो उपभोग है वो बिहार में होगा। ठीक है, उसका उपभोग बिहार में होगा, यानी कि उसका कुछ भी सामान मान लेते हैं बनता है दिल्ली में और वो बिकता कहाँ है, बिहार में। तो अब ये अलग चिल्लाते हैं कि हमको GST चाहिए। ठीक है, ये अलग चिल्लाएंगे कि हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, हमारे यहाँ खर्चा हो रहा है, तो हमारा विकास होना चाहिए, यानी कि GST हमको मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पे दोनों क्या हुआ, दोनों में कंट्राडिक्शन होगा। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन हुआ तो इसके लिए संविधान, इस कंट्राडिक्शन को दूर करने के लिए कौन सा 269 आर्टिकल अनुच्छेद में संशोधन हुआ। ठीक है, यानी कि 2 स्टेट के बीच जो, या 2 UT के बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन होगा, सेल परचेजिंग होगा, इसके बीच में जो GST के लिए विवाद होगा कि मेरा हिस्सा हुआ तो मेरा हिस्सा हुआ। ठीक है, इसको दूर करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन हुआ, तो 269वां, यानी कि 269 आर्टिकल में। अब यहाँ से जब संशोधन हुआ
तब क्या कहा गया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के, देखिएगा इसको मैं मिटाता हूं थोड़ा सा, ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि चलिए बाबू, मैं आप लोग का समस्या का समाधान कर ही देता हूं, आप लोग काहे के लिए लड़िएगा, ठीक है। दिल्ली से कुछ सामान बन के क्या आया, बिहार में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे सेंट्रल या केंद्र सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने, ठीक है, इन दोनों के विवाद को समझाने के, सुलह कराने के लिए क्या किया, IGST लाया और कौन सा संविधान संशोधन किया, 269A में। तो अब देखिए, अब यहाँ से जो बना, यहाँ जो आया, तो इसमें क्या हुआ कि इस पे जो भी लगेगा, क्या लगेगा, IGST, और यह पूरा कहाँ चला जाएगा, केंद्र सरकार, कहाँ चला जाएगा, केंद्र सरकार, ठीक है ना। दिल्ली का हुआ ना, अभी बिहार का हुआ, तो दिल्ली को क्यों नुकसान हुआ, लेकिन नहीं, नुकसान इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे बना तो वहाँ के लोगों को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला, रोजगार मिला, ठीक है। तो इनको रोजगार देके ही क्या करना है, यहाँ से कच्चा माल का जहाँ से खरीदे वहाँ से, या इनको रोजगार मिला, ठीक है, या इनके देश, इनके राज्य को क्या मिला, राज्य सरकार को थोड़ा बहुत कर मिला ना, कंपनी लगाए हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह मिल गया। तो अब यहाँ से जो IGST था वो कहाँ गया बाबू, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला गया। अब यहाँ उठा लिए, अब उठाने के बाद मोदी जी क्या किए, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अपना शेयर छांट लिया, कितना, 50%, क्योंकि सभी आप लोग देख रहे हैं कि स्टेट GST भी लगा तो उसमें भी 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 50% स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। UT GST भी लगा तो उसमें भी 50% स्टेट गवर्नमेंट का, माने UT गवर्नमेंट का, और 50% किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अब यहाँ बात क्या हुआ कि पूरा उठा के यहाँ रख लिए, अपना हिस्सा काट लिए, और काट के क्या किए, बाकी जो है जहाँ पे माल इन किया वहाँ पे कौन GST बाबू, IGST, ठीक है। तो याद रखिएगा, IGST किसको मिलेगा, केंद्र सरकार को, और जहाँ पे माल आई, यानी जहाँ पे माल आई IGST ओकरे भेटाई, ठीक है। तो याद रखिएगा, जहाँ पे माल आई IGST ओकरे भेटाई, जे बनाई ओकरा ना भेटाई। तो ये कन्फ्यूजन आप लोग का दूर हो गया कि IGST किसको मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, और जहाँ पे माल की अंतिम बिक्री हो रहा है, अंतिम डेस्टिनेशन है, उस गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, उसका भी विकास हो पाएगा। नहीं तो सारे सामान कहाँ बनते हैं, मैक्सिमम दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान में बनते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बिहार, झारखंड या इधर उत्तर प्रदेश वगैरह में जहाँ कम कल कारखाने हैं, वहाँ पर तो सामान बनते नहीं है, तो इन लोगों का भी विकास नहीं होगा। तो आने वाले समय में क्या होगा, आप कहीं भी बनाइए, ठीक है, IGST के माध्यम से टैक्स इस बिहार को या उत्तर प्रदेश को या अन्य स्टेट्स जहाँ पे क्या है, कल कारखाने कम है, वहाँ पे क्या मिलेगा, टैक्स का हिस्सा उनको भी मिलेगा, और इससे क्या करेंगे, अपना ग्रोथ कर पाएंगे। तो इससे एक और फायदा होगा कि अब कंपनी यहाँ दिल्ली में ना लगा के फिर इतना टैक्स ना दे के क्या करेगी, बिहार में भी लगाएगी, उत्तर प्रदेश में भी लगाएगी, या मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उधर भी जो पहाड़ी एरिया है, ठीक है, वहाँ भी लगे। क्योंकि भाई हर जगह तो टैक्स हमको सेम देना है, ठीक है, टैक्स का कहीं बचत होगा नहीं। उसके बाद ऊपर से कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा, वो अलग से होगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्च को बचाने के लिए, और टैक्स तो सब जगह सेम लगेगा, इनडायरेक्ट वाला, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए क्या करेगी कंपनी, सब छोटे छोटे प्लांट हर स्टेट्स में अपना लगाना शुरू करेगी, जिससे क्या होगा, हर स्टेट का, हर तबके का विकास होगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। CGST किसको, केंद्र सरकार को, SGST किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि राज्य सरकार को, IGST किसको, हाँ UT GST पहले समझ लेते हैं, UT GST किसको, यूनियन टेरिटरी को, यानी केंद्र शासित प्रदेश को, संघीय प्रदेश को, ठीक है। और IGST किसको, IGST में याद रख लीजिएगा, केंद्र सरकार को, और जहाँ पे माल आई, यानी कि जिसके यहाँ माल बिकाई, उसी को IGST मिलेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसका टैक्स स्लैब जो है वो किस तरह से है, ठीक है।
हम लोग बात करने वाले हैं अब किसका, दर का, ठीक है, डर नहीं दर का। 5%, 12%, 18% और 28%। इसको इस तरह से रखने के पीछे क्या मकसद था सरकार का, ये बात समझिए। देखिए इसमें है इसेंशियल्स आइटम्स, जैसे नमक वगैरह हो गया, ऑयल वगैरह हो गया। ऑयल में कौन, ईडेबल ऑयल, ठीक है, या मेडिसिन कुछ हो गए, जैसे क्या कहते हैं आयुर्वेदिक दवाई वगैरह, ठीक है। तो उसमें इसको रखा गया है किसको, 0% को। यानी कहने का मतलब कि आवश्यक सामान 500 से कम के सामान, ठीक है, 500 रुपये से कम के सामान। यानी कहने का मतलब कि वैसे जो सबके लिए, कहने का मतलब कि सबके लिए ज़रूरी है, मैंडेटरी है, वो अमीर हो गरीब हो कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको किस में रखा गया है, 0% पे, यानी कि उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अब बात करते हैं इससे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, जैसे हेयर ऑयल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से, या 500 से ऊपर के क्या हो गए, परिधान हो गए, कपड़े वगैरह हो गए, ठीक है, जूते वगैरह हो गए, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जो थोड़ी सी अब यहाँ से फैसिलिटी बढ़ी तो उस पर क्या लगेगा, 5% लगेगा। इससे थोड़ी सी फैसिलिटी बढ़ेगी, 1000 से ऊपर जब जाएगा, ठीक है, तो उस पर 12% लगेगा, ठीक है, 12% लगेगा। इससे आगे जब हम लोग चलेंगे, ठीक है, इसमें शिक्षण सामग्री वगैरह सब है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 18% में आ जाइएगा तो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह, यानी कि कहने का मतलब कि जो विलासिता वाली वस्तुएं हैं, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है, इस सब पे क्या लगेगा, 18% लगेगा। और 28% किसको लगेगा, तो 28% लगेगा लग्जरी कार, ठीक है, हेयर ड्रायर और तंबाकू, बीड़ी, ठीक है, इस सब पे कितना लगेगा, इस तरह के 28% लगेगा। यानी कि अब ज़्यादा सुख सुविधा के चक्कर में आप पड़ रहे हैं तो वहाँ पे क्या देना होगा, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो सीधे याद रख लीजिएगा, ज़्यादा पैसा ज़्यादा कर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि आपके पास पैसा ज़्यादा है तभी तो महंगी वस्तु यूज कर रहे हैं, तभी तो महंगी वस्तु, महंगी कार, ठीक है, वो क्या करते हैं फरारी वगैरह, या रेड रोवर जो कहा, रोड रोवर कहा जाता है, ठीक है, या और सब है, ठीक है। तो उस सब गाड़ियों पे क्या लगेगा, 28% लगेगा। एसी वगैरह मेंटेन कर रहे हैं तो 28% देना होगा। तो इस तरह से दिया गया। इससे थोड़ा सा कम में आप चले आए, 2 लाख 4 लाख की गाड़ी वगैरह खरीद रहे हैं या नॉर्मल बाइक वगैरह खरीद रहे हैं तो उस पर 18% देना होगा। इससे कम में आ गए तो 12% पे आ गए, इससे कम में। यानी कहने का मतलब कि जिस तरह से आपकी कमाई होगी, जिस तरह से आपके खर्चे होंगे, उस तरह से आपको कर देना होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। एक चीज़ और है कि क्या सभी चीज़ को, सभी वस्तुओं को पूरा मिटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें से क्या सबको शामिल कर लिया गया है, तो नहीं, इसमें से बाकी अभी है पेट्रोलियम, ठीक है, और शराब, इसको अभी जीएसटी से बाहर रखा गया है। यानी कि वाइन और पेट्रोलियम को जीएसटी से भी बाहर रखा गया है। वाइन सभी स्टेट गवर्नमेंट का अपना अधिकार है, वो बेचे या बंद करा दे, ठीक है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। और पेट्रोलियम जो है फॉरेन कंट्री से आता है तो इसमें ही कुछ राज्य सरकारों की अच्छी खासी कमाई हो जाती है, जिसके वजह से इसको भी अभी फ्री रखा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या क्या, खासकर 2 ही फ्री है अभी, पेट्रोलियम और शराब क्या है, जीएसटी से बाहर है, ठीक है। तो आप लोग को मेरे ख्याल से सभी टॉपिक, सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जीएसटी के कर के स्लैब कितने हो गए, 5, और जीएसटी के टाइप कितने हो गए, 4, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है अपने तरफ से आप लोग को बात समझाने की, ठीक है। एक बार में ना समझ में, 2 बार 3 बार इस वीडियो को पॉज करके बैक करके ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो रात में 8 बजे आप लोग को प्राइमर होगा, ठीक है। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।